आंकड़ों के जरिए आज हम तमिलनाडु की सियासी तस्वीर को 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर को समझते हैं। बात करेंगे 2019 में कहां गए एआईएडीएमके के वोटर। 40% डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था उसके खाते में चले गए। 37% पास रहे एआईएडीएमके और बीजेपी के अलायंस के पास। एएमके के पास 17% वोट गए और अन्य के पास 6% वोट गया। ये तो बात हुई एआईएडीएमके की। अब 2019 में डीएमके के वोटर्स का क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। कंसोलिडेशन की बात टीएम वीरा कर रहे थे। कंसोलिडेट हुआ वोट 89% डीएमके कांग्रेस अलायंस के पास ही रहा, यानी कि इधर उधर नहीं गया। 6% वोट अलबत्ता एआईएडीएमके और बीजेपी के पास गया और 2% वोट मिला एएमएमके और 3% वोट अन्य को मिला। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और यहां पर हम बात करेंगे ओपीएस और दिनाकरन फैक्टर की। ओपीएस यानी पनीर सेल्वम एक जमाने में एआईएडीएमके का हिस्सा हुआ करते थे, चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अलग है। दिनाकरन के साथ भी यही है, अब वो अलग है एआईएडीएमके से। अगर ये दोनों एआईएडीएमके के वोट काटते हैं तो तस्वीर क्या होगी? डीएमके को फायदा होगा, एआईएडीएमके को नुकसान होगा। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी अब देख लेते हैं फटाफट। बीजेपी की 2019 में भी 0 सीट थी, 2024 में भी 0 का ही अनुमान है, यानी कि बीजेपी को नफे नुकसान के नजरिए से देखें तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, वो आंकड़ा वहीं पर रहेगा। अब हम एक और आंकड़े को आपको दिखाते हैं। डीएमके प्लस का अगर 10% वोट करता है, बीजेपी प्लस के पास जाता है तो क्या होगा? 2019 में जो नतीजे थे वो थे 38 सीटें डीएमके प्लस के पास गई थी और 2024 में ये घटकर 36 सीटों पर आ सकती है। तो ये पूरा का पूरा हो सकता है। और एआईएडीएमके की अगर हम बात करें तो 2019 में 1 सीट थी, तो 2024 में कोई सीट ना मिले, ये अनुमान हो सकता है। बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है। 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन 2024 में बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं अगर डीएमके का 10% वोट कटता है। सबसे पहले अमिताभ जी मैं आपके पास आता हूं। ये जो एआईएडीएमके का वोट छिटका, अब वोट कंसोलिडेशन की अगर बात आती है, जो 2019 में हमने देखा तस्वीर उससे अलग हो सकती है क्या 2024 में? ईपीएस को भी ये आभास हो चुका है कि अगर एआईएडीएमके कमज़ोर होती है तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो भाजपा को मिलने वाला है। और भाजपा अगर दूसरे नंबर की प्लेयर यहाँ बन जाती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी एआईएडीएमके को परेशानी हो सकती है। देखिए, तमिलनाडु हमेशा पर्सनालिटीज़ की लड़ाई रही है। एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में भी ये बात है कि स्टालिन, ईपीएस, ओपीएस, दिनकरन ये उस लेवल के, उस स्टैचर के लीडर्स नहीं हैं। यहीं पे एंट्री हो जाती है प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि पूरे भारत में एक कद्दावर नेता है। वहाँ पे कोई ये कह सकता है आपको कि मोदी फैक्टर सिर्फ 12% था, जबकि पूरे देश में 33% रहा है, लेकिन जीरो तो नहीं था। तो वहाँ भी मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं। वीरा सर, ये जो पूरा चुनाव है, इससे पहले एक सनातन वर्सेस द्रविड़ का मुद्दा उठा, खूब उसको हवा दी गई। डीएमके के तमाम नेताओं ने इसके ऊपर अपने अपने बयान दिए, उसको लेकर काफी विवाद हुआ। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि काशी तमिल संगमम हम देखने को मिलते हैं और इन दो पृष्ठभूमि के बीच आते हैं पीएम मोदी। वो कितना बड़ा फैक्टर ऐसे में साबित हो सकते हैं? दो चीज मैं बता देता हूँ. व्हाट अमिताभ वाज पॉइंटिंग आउट, 2014, द ओनली डिफरेंस बिटवीन 2014 एंड 2024 ये है कि डीएमडीके जो उस वक्त सबसे बड़ा थर्ड फोर्स रहा है तमिलनाडु में, वो भाजपा के साथ अलायंस में थे तब, और एमडीएमके के साथ अलायंस थे, और साथ में पीएमके भी थे. इस बार इट्स जस्ट विद पीएमके एंड फैक्शंस ऑफ द एआईएडीएमके लार्जली, जो टीटीवी दिनकरन और ओ पनीर सेल्वम का फैक्शन है. वो एक पार्ट है. दूसरा, आपने पूछा सनातन धर्म और ये जो कमेंट्स है, ये डीएमके का स्ट्रैटेजी है. इस इलेक्शन को लोकल इश्यूज या स्टेट गवर्नमेंट का एंटी इनकम्बेंसी पर नहीं छोड़ना और एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन के रूप में ले जाना डीएमके का कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो चाहता है कि ये स्ट्रैटेजी और वो जो आइडेंटिटी सेंटिमेंट और उनका जो कोर वोटर है उसको मजबूत करे. भाजपा क्या चाह रही है, जैसे नीलगिरीज जैसा क्षेत्र में जहां ए राजा के खिलाफ भाजपा ने एल मुरुगन को फील्ड किया, यूनियन मिनिस्टर. भाजपा लोकल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पर कैंपेन करवाना चाह रही है और उस मुद्दे पर जाना चाहती है. तो देखिए, जहां तक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन जब हो जाएगा जी, तब तमिलनाडु में डीएमके का एडवांटेज हो जाएगा. अमिताभ आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरी पृष्ठभूमि के अंदर, चाहे वो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हो, चाहे वो लोकल इश्यूज हो, परिवारवाद हो, करप्शन हो, इन तमाम इश्यूज के साथ बीजेपी अपनी बात को आगे बढ़ा रही है वहां पर। ऐसे में इस पृष्ठभूमि में मोदी फैक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, 2019 में एक गो बैक मोदी कैंपेन था, तो उसके कंपैरिजन में अगर आज की बात करें तो आज मोदी काफ़ी स्ट्रांगली उससे उभर करके आए हैं। और तमिलनाडु में ये जो आप रीजनल प्राइड की बात कर रहे हैं, तमिल समागम की, इन सब चीज़ों की वजह से जो तमिल रिच कल्चरल हेरिटेज लेगेसी है उसको कहीं ना कहीं अपनाने की बात कर रहे हैं मोदी। पहले हिंदुत्व, हिंदुइज्म
इन सब बातों पर बीजेपी का फोकस था, लेकिन वो स्ट्रैटेजी चली नहीं, क्योंकि तमिलियन प्राइड, पहले बीजेपी को एंटी तमिलियन या एंटी तमिल पेंट किया जाता था डीएमके या अन्य दलों द्वारा। इस बार क्योंकि बीजेपी या मोदी खुद तमिल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, संस्कृत से पुरानी है, और उसके रिच कल्चर हेरिटेज की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद जैसे गुजराती अस्मिता, तमिलियन प्राइड को छेड़ दिया है, जिसकी वजह से जो है वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है बीजेपी के लिए वहां, और जो भी बीजेपी को वहां पे मिलेगा वो उसके लिए एडवांटेज ही होगा, क्योंकि पिछली बार तो उसे कोई सीट मिली नहीं थी। तो इस तरह से नेट नेट एडवांटेज या गेन होने ही वाला है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, और टीम वीरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नया राज्य होगा, नए आंकड़े होंगे और तमाम समीकरणों के आधार पर तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, फिलहाल एक ब्रेक। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।